करें स्टार्ट? ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने फर्स्ट स्टेप इससे पहली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्लियर कर लिया था। सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, वाहक डीएनए का चयन। अब भाई हमने जो डीएनए खंड लिया है, उस डीएनए खंड को हम किसी होस्ट सेल के अंदर जब पहुंचाएंगे तो हाथ से तो उठाकर रख नहीं सकते हैं, किसी को ले जाने वाले की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो ले जाने वाला ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है वाहक डीएनए, ठीक है, क्योंकि ये डीएनए का खंड है। अब वाहक डीएनए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस डीएनए के साथ इस डीएनए को जोड़ देंगे और वो डीएनए उसे लेकर साथ चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम वाहक डीएनए में वाहक डीएनए अणु का चयन, हम दूसरा स्टेप देख रहे हैं। तो वाहक डीएनए के चयन में देख लेंगे जो वांछित डीएनए खंड है, जो हमने वो वांछित डीएनए खंड सेलेक्ट किया है, को किसी अन्य डीएनए अणु से जोड़कर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, वांछित डीएनए खंड और वाहक डीएनए खंड, तो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगक डीएनए, ठीक है। अब वांछित डीएनए खंड को हम विजातीय डीएनए खंड भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वांछित डीएनए खंड का हो या विजातीय का हो, कोई टेंशन नहीं है। विजातीय डीएनए खंड भी कहते हैं, कोई टेंशन नहीं। तथा जिस डीएनए अणु से जोड़ा जाता है उसे वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए कहते हैं। मैंने क्लियर बता दी है, जो ले जाने वाला है वो वाहक है, जो हमने सेलेक्ट किया है वो वांछित या विजातीय है। अब वाहक डीएनए के रूप में हम किसे सेलेक्ट करते हैं, क्यों सेलेक्ट करते हैं? मैंने प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज को ही क्यों लिया है, ठीक है। दोबारा सुनेंगे, सर वाहक डीएनए के रूप में हम कौन से डीएनए को लें, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम देखने वाले हैं कि इन्हें ही हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जो वाहक डीएनए हो उसका साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसको सरलता से अलग करके शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके, इसे आसानी के साथ हम सेलेक्ट कर सके वाहक डीएनए को भी, ये वाली बात इसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट ध्यान देंगे, वाहक डीएनए में वही पैलिंड्रोम सीक्वेंस होना चाहिए वो जो वांछित डीएनए पर है, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वाहक व विजातीय डीएनए के समान पैलिंड्रोम का अनावरण कर सके। ध्यान ये रखेंगे, वाहक और विजातीय या वांछित में समान पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने चाहिए, ताकि जिस स्थान से हमने वो वांछित डीएनए खंड लिया है वो वाहक डीएनए के उसी स्थान पर जाकर जुड़ जाए। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, समान पैलिंड्रोम होने पर ही वांछित या विजातीय डीएनए वाहक डीएनए में निवेशित हो जाता है। अब देखो, वाहक डीएनए मैंने प्लाज्मिड लिया। अब प्लाज्मिड है क्या? प्लाज्मिड एक सर्कुलर डीएनए ही तो है, बैक्टीरिया के अंदर जो पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर एक तो मेन डीएनए है, एक एक्स्ट्रा डीएनए है। अब एक्स्ट्रा डीएनए है, अब मैंने बताया है यहां से यहां तक जो इसका टुकड़ा है वो टुकड़ा सेम इसी टुकड़े की तरह है, वांछित डीएनए की तरह है। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं यहां पर ये टुकड़ा इतना बड़ा ले लेता, ये इतना होता, तो क्या बताओ ये इसमें फिट हो जाता? नहीं होता ना। तो समान पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होने चाहिए ताकि ये इसके स्थान पर क्या हो जाए, फिट हो जाए। लो, मैंने ये फिट कर दिया है। क्लियर है ये वाली बात? ये स्पेशलिटी होनी चाहिए वाहक के अंदर। उसके अलावा वाहक डीएनए में किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कर उसमें स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब वाहक डीएनए की दूसरी स्पेशलिटी ये भी हो कि वो किसी भी होस्ट सेल के अंदर चला जाए और जाने के बाद फ्रीली अपनी बहुत सारी कॉपियां बना ले। तो देख लेंगे एक बार विशेषताएं। ये क्वेश्चन अच्छा है कि वाहक डीएनए अणु का चयन आप किस आधार पर करेंगे, उसमें क्या क्या स्पेशलिटी देखेंगे। तो वो छोटा हो वाहक डीएनए, पहली बात, ठीक है।
उसके अलावा उसे आसानी के साथ प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा वाहक डीएनए में वही पैलिंड्रोम सीक्वेंस होने चाहिए जो वांछित डीएनए खंड पर हो। उसके अलावा भाई वाहक डीएनए किसी भी होस्ट सेल के अंदर बहुत स्वतंत्र रूप से अपनी बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार करने में सक्षम। ये सभी बातें जब मैं देखता हूं तो मुझे प्लाज्मिड में और बैक्टीरियोफेग में दिखाई देती हैं। इसीलिए मैं इन दोनों का सिलेक्शन करता हूं किसी भी वेक्टर डीएनए के रूप में या वाहक डीएनए के रूप में। तो हमने 2 स्टेप पढ़े, वाहक डीएनए का चयन वाला स्टेप पढ़ लिया है। चलो अब हम तीसरा स्टेप पढ़ेंगे। तीसरा स्टेप हम पढ़ेंगे, देखो थर्ड स्टेप है आरडीएनए का निर्माण। तो आरडीएनए का निर्माण हमें समझ में आया है, दोनों को जोड़ने वाला स्टेप है ये, वेक्टर को भी और उसके अलावा विजातीय को भी। अब फोर्थ स्टेप आ जाएगा, किसी होस्ट सेल में प्रवेश कराना है। तो देख रहे हैं हम, एक बात और सुनेंगे, यहां बता दूं, इन दोनों खंडों को जोड़ने के लिए, वांछित डीएनए खंड को और वाहक डीएनए को जोड़ने में फिर एक एंजाइम यूज होगा जिसे हमने जॉइनिंग एंजाइम कहा था, और जो एंजाइम है लाइगेज है। लाइगेज एंजाइम इन दोनों खंडों को क्या कर देगा, जोड़ देगा। क्लियर है? जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा और अब इसे हम किसी होस्ट सेल के अंदर प्रवेश कराने वाले हैं। देखते हैं भाई होस्ट सेल में कैसे प्रवेश कराएंगे हम इसे। देखो होस्ट सेल में प्रवेश कराने के बहुत से मेथड हैं। जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन देख ले, रूपांतरण वाला। हमने क्या करा है किसी भी कल्चर मीडियम में, होस्ट सेल और उसके अलावा वो दूसरा जो हम आरडीएनए लाए हैं उन दोनों को डाल दिया है। हम देखेंगे कि आरडीएनए उसके अंदर प्रवेश कर जाएगा। ये देखा है हमने मेथड जब हमने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, या हमने जब डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ सिद्ध करने के लिए जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था वो वाली बात ही है। ठीक है, आर टाइप एस टाइप चूहों वाला एक्सपेरिमेंट जो था, उसी प्रकार से हम इसके अंदर भी इंजेक्ट करा सकते हैं। अगर बैक्टीरियोफेग है तो हम बैक्टीरियोफेग में जानते ही हैं, बैक्टीरियोफेग क्या करेगा, अपनी टेल से, अपनी पूंछ से उस होस्ट सेल में छेद खोल देगा और अपने उस जेनेटिक मटेरियल को उसके अंदर इंजेक्ट करा देगा। कराने के बाद वहां वो अपनी बहुत सारी प्रतिलिपियां तैयार करेगा, अपनी कॉपीज बनाएगा। ठीक है, जब बहुत सारी कॉपीज बनेंगी तो बताओ इस बैक्टीरियोफेग के डीएनए या प्लाज्मिड के भी कॉपी बनेगी, और उसके साथ जो हमने ये वांछित डीएनए खंड लगाया है इसकी भी इतनी सारी कॉपी बनेगी। फिर इन कॉपियों को हम अलग अलग पहचान कर उनका यूज कर सकते हैं। यही पूरा मेथड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने इसे बहुत शॉर्ट और बहुत सीधे सीधे शब्दों में बताने की कोशिश की है। करना क्या है, एक बार इन हेडिंग को वीडियो के साथ तो देख ही रहे हैं, उसके अलावा एक बार बुक से और पढ़ेंगे। देखो जब हम बुक में देख रहे हैं तो इन जो पॉइंट है, जो स्टेप है, उन स्टेप के बीच बीच में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो पहले हम केवल इन स्टेप्स को पढ़ें, ठीक, फिर और जो भी दुनिया भर की चीज दे रखी है वो बाद में देखेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? चलो देखते हैं भाई। देखो यहां तक तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसे मैं साफ करता हूं, आगे देखेंगे। देखो ये 2 चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, 2 चैप्टर दिए हैं। एक दिया था
बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेस, और दूसरा था बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। लेकिन कुछ बुक्स इस चैप्टर को, इन दोनों चैप्टर्स को एक ही साथ जोड़कर दिखा रही हैं। ठीक है, तो हमें अलग दिखाएं या एक साथ दिखाएं, इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे टॉपिक सारे होने चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही दिया है। नेक्स्ट चैप्टर इसका जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस हैं या जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग हैं, हम उस चैप्टर की बात करने वाले हैं। ये बहुत, इस पूरे चैप्टर में हमें जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग देखने हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कहां कहां यूज हो रही है। ठीक है, इतनी बात हमें इसमें देखनी है। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे, देखते हैं। देखो, जब हमने बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग पढ़े तो देखो हमने इसी चैप्टर में हमने देखा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग केमिकल एंड बायोकेमिकल फील्ड में भी हो रहा है, केमिकल बनाने में और जैव रसायन बनाने में। उसके अलावा बहुत सारे पेय पदार्थ हैं जिन्हें हम अल्कोहलीय पेय पदार्थ कहते हैं। ठीक, डेयरी और पशुपालन में, मेडिसिन बनाने में, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, एग्रीकल्चर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। ठीक, मान लो अगर मैं ये कहूं बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में दूध से दही प्राप्त हो रही है, तो दही बनाने में हम सूक्ष्म जीवों का या जीवों का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये बायोटेक्नोलॉजी है। परिभाषा यही तो है, जीव या जीव से प्राप्त पदार्थ का अगर हम औद्योगिक स्तर पर उपयोग कर रहे हैं तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? जीवों का उपयोग कर लो या जीवों से बने पदार्थों का यूज कर लो तो वो बायोटेक्नोलॉजी है। तो हमने दूध से दही बनाई, बताओ, जीव यूज हुए तो बायोटेक्नोलॉजी है, यूज है। उसके अलावा हम बहुत सारा काम ऐसा देख रहे हैं कि हमने जो शुगर का सिरप है, या हमने ऐसा कहा है जो गन्ने का रस है, उससे हमने क्या बनाया है? सिरका बनाया है, एसिटिक एसिड बनाया है। तो उसमें भी तो बहुत सारे सूक्ष्म जीव यूज हुए, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? हम अल्कोहलीय पेय पदार्थ बना रहे हैं, ठीक है, अल्कोहलीय पेय पदार्थ बना रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे जीव यूज हो रहे हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ध्यान देंगे, हम इसी पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें हम, ठीक है, यूज देख रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, एप्लीकेशंस देख रहे हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के। तो इसने सबसे पहला इसमें जो टॉपिक दिया है वो दिया है ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट, इसे देखते हैं भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या है देखते हैं, ध्यान देंगे। ये तुमने 10th में चैप्टर था बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, वो 2 या 3 साल से तो हटा दिया गया है, लेकिन उससे पहले ये 10th में भी था और हमने वहां भी देखा है, अगर कुछ बच्चों ने देखा हो, वो किताब पढ़ी हो, उसमें आता था ट्रांसजेनिक जीव। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक जीव में एनिमल भी होंगे, प्लांट भी होंगे। सबसे पहले बात तो ये, अगर हम प्लांट के साथ अगर उस कंडीशन को देख रहे हैं तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट है, और एनिमल के साथ देख रहे हैं तो वो जंतु है। अब बात आ रही है ट्रांसजेनिक है क्या? तो ऐसा पौधा, ऐसा प्लांट, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में, ऐसा प्लांट जिसके डीएनए में फेर बदल कर दी गई है, अर्थात जिसके जीन को चेंज कर दिया गया है, उस प्लांट को हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं।
ठीक है, मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, एक ये एक्स प्लांट है, इसके अंदर हमने जीन चेंज कर दिया है, ठीक है, तो ये जो प्लांट कहलाएगा अब ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। जो जीन इसके अंदर डालते हैं हम वो ट्रांसजीन कहलाता है, ट्रांसजीन। और ये प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ट्रांसजीन और ट्रांसजेनिक प्लांट क्या है? जिस प्लांट के साथ ये टेक्नोलॉजी अपनाई गई है वो प्लांट ट्रांसजेनिक है, जो जीन उसके अंदर इंजेक्ट कराया गया है वो ट्रांसजीन है। ये दो चीज हमें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। क्लियर है? आगे हम देख रहे हैं। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम प्लांट को ट्रांसजेनिक क्यों बना रहे हैं? ठीक है, हम प्लांट को ट्रांसजेनिक क्यों बना रहे हैं देखते हैं। देखो बहुत सारे पादप या प्लांट ऐसे हैं, ठीक है, जिसके अंदर रोगाणु, ठीक है, यानी कि विषाणु हो, कवक हो, उनका संक्रमण बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि भाई कोई प्लांट हमारे पास ऐसा हो जिसके ऊपर वो बैक्टीरिया, वो वायरस, वो फंजाई इफेक्ट ना डालते हैं। ठीक है, उनके अंदर उनसे बचने की ताकत होनी चाहिए, उनके अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। अब प्रतिरोधक क्षमता कौन देगा? भाई डीएनए तो देगा, जीन तो देगा। अब कोई दूसरा प्लांट ऐसा था जिसके अंदर वो एबिलिटी, वो क्षमता थी, तो मैंने करा क्या है, मैं क्या करता हूं, मैंने उस प्लांट से वो जीन निकाल लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। अब ये प्लांट भी क्या हो गया है, ऐसा हो गया है कि इस प्लांट पर भी अब वायरसेस, फंजाई इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, अर्थात ये भी प्रतिरोधी हो चुका है इनके प्रति। तो बताओ इससे फायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो। तो ट्रांसजेनिक प्लांट हम समझे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट किसे कहा है, क्यों बना रहे हैं? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, प्रतिरोधी जातियों का विकास, इसके लिए हम ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। नंबर 1, प्रतिरोधी जातियों का विकास, ये वाली बात हम ध्यान रखें। ठीक है, प्रतिरोधी जातियों का विकास अर्थात इसमें एक बात 1 मिनट पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी। ऐसी नई पादप प्रजातियों का विकास किया जा रहा है जीन चेंज करके ही, जिनमें रोग उत्पादक विषाणुओं, कवक के संक्रमण से बचे रहने की क्षमता हो, अथवा मिट्टी की लवणता, सूखे, कोहरे आदि को सहने की क्षमता हो। अर्थात ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर जाएंगे। पानी नहीं है तब भी, कोहरा ज्यादा है तब भी, वायरस अटैक कर रहे हैं तब भी, सब इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अभी तक तंबाकू, चावल, आलू, टमाटर, पपीते की वायरस प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया जा चुका है। वायरस प्रतिरोधी अर्थात किससे बच रही हैं ये? वायरस से। इन पर कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। कवक प्रतिरोधी पौधों में काइटिनेज एंजाइम के जीन का समावेश किया गया है, जिसके कारण ये कवक कोशिका की भित्ति को नष्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल सीधा है। हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? ट्रांसजेनिक प्लांट। उसमें हमने करा क्या है, ऐसे पौधे बना दिए हैं जीन चेंज कर करके